जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दोस्तों समझेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। उसके बाद दोस्तों जो कोशिका होती है, कोशिका क्या होती है, कोशिका सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। उसके बाद कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं दोस्तों, इन सभी चीजों को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा बायोलॉजी के विषय में बता देते हैं। बायोलॉजी क्या होता है। देखिए दोस्तों, इस बायोलॉजी के जनक जो है दोस्तों अरस्तु है। ठीक है, बायोलॉजी जनक जो है दोस्तों अरस्तु है। बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवों का अध्ययन करते हैं, वह जो है हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। इसको दोस्तों मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया जूलॉजी, इसके भी जो दोस्तों अरस्तु ही है, और दूसरा है बॉटनी यानी कि बृहस्पति विज्ञान, इसके जाने दोस्तों थियोफ्रेस्टस है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मेन टॉपिक कोशिका। कोशिका के विषय में। ठीक है, कोशिका, कोशिका यानी कि जो दोस्तों सेल, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं, कोशिका। तो कोशिका का दोस्तों जो बायोलॉजिकल नेम होता है, कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वह दोस्तों साइटो होता है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, उसे कहते हैं, तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका क्या होती है दोस्तों, कोशिका जो हमारे शरीर की क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एक इकाई होती है। यहाँ इकाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, इकाई का मतलब होता है जो अपने लिए हर एक काम को कर सकता है। जैसे अपने लिए पालन कर सकता है, अपने लिए हर एक चीज, मतलब जो भी काम रहता है जो अपने लिए हर एक काम को कर सकता है, इकाई का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, यानी पूरा एक यूनिट है। यूनिट इकाई का मतलब जैसे समझ लीजिए, जैसे एक जैसे मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल है। ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में जैसे कहीं कहीं आप पर देखते होंगे सिर्फ जो है किसी एक चीज का इलाज किया जाता है, और फिर कोई एक ऐसा हॉस्पिटल होता है जहां पर हर एक बीमारी का इलाज किया जाता है, जैसे दिल्ली का पीएमसीएच। तो उसमें जो है दोस्तों हर एक इलाज, हर एक बीमारी का जो है इलाज किया जाता है। तो क्या अपने आप में पूरा एक यूनिट है, यानी कि इकाई है। तो उसे कहते हैं इकाई, यानी जो हर एक काम को मतलब करता है। ठीक है, अपने लिए हर एक काम को कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया कोशिका बायोलॉजी के लिए इसका साइटो हो गया, और जब इसका अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी। अब इसका खोज की बात करते हैं दोस्तों, खोज की, कोशिका की खोज। तो दोस्तों सबसे पहले जो कोशिका की खोज किए थे वो थे रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है कोशिका की खोज किए थे। लेकिन दोस्तों जब ये कोशिका की खोज किए थे तब ये जो है मृत कोशिका की खोज किए थे। कौन सी कोशिका की खोज किए थे, मृत कोशिका की खोज किए थे। लेकिन अगर सबसे पहले आएगा, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो आ जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आएगा जीवित कोशिका की खोज, जीवित जीवित कोशिका की खोज, अगर जीवित कोशिका की खोज आएगा तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अगर जीवित कोशिका की बात करेगा तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के विषय में। ठीक है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत इधर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इधर, कोशिका सिद्धांत के विषय में। ठीक है, अब इधर कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को जो है दो वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था स्लाइटन और एक का नाम था स्वान। तो ये दो वैज्ञानिक थे जिसको जिन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या इन्होंने दिया था, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे ईंट होता है, उसी तरीके से एक प्रकार से हमारा कोशिका होता है। ठीक है, ऐसा समझते हैं कोशिका। तो ईंट से जोड़ते हैं, ईंट से जब हम ईंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा, ईंट से ईंट जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, दीवार बनता है। क्या बनता है, दीवार, दीवार। उसी तरह जब कोशिका को हम जोड़ते हैं तो कोशिका से हमारा क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है। अच्छा एक चीज बताओ, एक ईंटा हम ऐसे जोड़ते हैं, सॉरी, एक ईंटा जो है हम ऐसे जोड़ते हैं, फिर एक ईंटा ऐसे क्या जोड़ते हैं, फिर एक ईंटा क्या ऐसे जोड़ देते हैं, नहीं, ऐसे जोड़ेंगे फिर एक कौन सा दीवार बन जाएगा। तो हम क्या जोड़ते हैं, मतलब बराबर तरीके से जोड़ते हैं ना। तो इसी तरह का जो है एक ही टाइप की जो कोशिकाओं मिलकर के क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। यानी दोस्तों समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाएं होनी चाहिए। ठीक है, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, हम ऊतक कहेंगे। उसी तरह ईंट से दीवार बना, कोशिका से ऊतक बना। अब ईंट से दीवार, दीवार से क्या बन जाता है हमारा, दीवार से हमारा बन जाता है कमरा। ठीक है, दीवार से हमारा क्या बन जाता है, कमरा। से दीवार जब हो गया तो उसके बाद क्या बन जाता है, कमरा। उसी तरह दोस्तों ऊतक से क्या बन जाता है हमारा, ऊतक से हमारा क्या बन जाता है, अंग, अंग बन जाता है। ठीक है, और अंग, अंग बन गया उधर। और उसके बाद कमरा से क्या बनता है हमारा, फाइनली हमारा क्या बन जाता है, कमरा के बाद हमारा पूरा क्या बन जाता है, मकान, यानी कि पूरा घर बन जाता है। ठीक है, कमरा से क्या बन जाता है हमारा घर। उसी तरह अंग से क्या बन जाता है हमारा पूरा शरीर बन जाता है। ठीक है, तो ईंट से जोड़े दीवार, उसी तरह कोशिका से, कोशिका को जोड़े क्या बना, ऊतक, दीवार से कमरा, ऊतक से क्या बन गया, अंग, उसके बाद कमरा से घर, अंग से शरीर। यानी कि इंग्लिश में कहेंगे सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और समान अंगों के समूह को अंग, समान समान अंगों के समूह को हमारा पूरा क्या बन जाता है, शरीर। यानी कि अंगों के जब समूह हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, पूरा शरीर। ठीक है, ये हो गया कोशिका सिद्धांत। स्लाइडन एवं स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है,
अब उसके बाद दोस्तों हम समझते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका दिखे दोनों। जब सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो एक हो जाता है ओवरऑल, यानी कि पूरे संसार में सबसे बड़ी सबसे बड़ी। ठीक है, एक तो हम बात करेंगे सबसे बड़ी। ठीक है, एक तो हो गया पूरे संसार में सबसे बड़ी हो जाता है, और दूसरा जो होता है सबसे छोटी, यानी कि दोस्तों पूरे संसार में। उसके बाद फिर हम देखेंगे दोस्तों मानव में। तो सबसे बड़ी कोशिका अगर ओवरऑल हम बात करें तो सबसे बड़ी जो कोशिका हो जाती है वो हो जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम आस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। तो शुतुरमुर्ग का क्या हो जाता है? अंडा। ठीक है, तो वह जो है उसमें जो है क्या पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है पूरे संसार में, यानी संसार में दोस्तों जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। ये हो गई ओवरऑल, यानी कि पूरा मतलब संसार में जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो गई ओवरऑल। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों मानव में। मानव में सबसे बड़ी। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी और उसके बाद सबसे छोटी। देखिए, मानव में सबसे बड़ी, पहले मैं लिख देता हूं जल्दी से। मानव में सबसे बड़ी। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी अगर बात करेंगे दोस्तों तो मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ओवम। ठीक है, ओवम। ओवम होती है ओवम, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटी जो होती है वो होती है स्पर्म। स्पर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम शुक्राणु कहते हैं हिंदी में। जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो गई सबसे बड़ी सबसे छोटी। अब देखिए दोस्तों, जो जैसे मान लेते हैं कुतुब मीनार, वो तो ना बड़ा है ना तो छोटा है, वो कैसा है? वो जो है दोस्तों लंबा है। तो उसी तरह दोस्तों जो मानव में जो सबसे लंबी कोशिका, जो है लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो है किसमें पाई जाती है? ब्रेन में। ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। तो देखो, तो ओवरऑल बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। उसके बाद मानव में बात करेंगे, मानव में सबसे बड़ी ओवम, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका मानव में वो क्या होता है? शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म। और उसके बाद बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका मानव में क्या होती है? ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन। इसलिए ब्रेन के डॉक्टर को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या सबसे बड़ी, सबसे लंबी और उसके बाद सबसे छोटी हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं अब हम अब उसके बाद बात करते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, अब उसके बाद समझते हैं दोस्तों कोशिका विभाजन के विषय में। ठीक है, कोशिका विभाजन क्या होता है? ठीक है, कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे धीमा कोशिका विभाजन। चलो इसी में लिख देता हूं, सबसे तेज कोशिका विभाजन। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन जो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन क्या होता है हम इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में। ठीक है, सबसे तेज कोशिका विभाजन क्या होता है? लीवर में। किसमें? लीवर में। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? जिसे हिंदी में हम यकृत कहते हैं। ठीक है, और सबसे धीमा कोशिका विभाजन, सबसे धीमा, जिसमें मतलब सब बहुत ही स्लो मतलब तरीके से होता है। सबसे धीमा कोशिका विभाजन किसमें होता है? ब्रेन में होता है। ब्रेन में। ब्रेन, ब्रेन किसका बना होता है? अभी मैंने आपको बताया न्यूरॉन का बना होता है। ठीक है, तो सबसे धीमा कोशिका विभाजन हो गया, सबसे तेज कोशिका विभाजन हो गया। अब दोस्तों समझते हैं कोशिका विभाजन होता क्या है। ठीक है, सबसे धीमा सबसे तेज इसको बता दिए। ठीक है, अब समझते हैं कोशिका विभाजन होता क्या है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सबसे कोशिका विभाजन होता क्या है? ठीक है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल डिवीजन कहेंगे, या रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, रिजनरेशन कह सकते हैं, या पुनर्निर्माण कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कोशिका विभाजन? ठीक है, तो कोशिका विभाजन क्या होता है? बायोलॉजिकल में देखिए, कोशिका विभाजन का मतलब होता है, नहीं होता कि सिर्फ ऐसा मतलब टूट जाए, तो विभाजन मतलब टूट जाना होता है। ठीक है, वो होता है टूट जाना, लेकिन बायोलॉजिकल में इसका मतलब होता है कि एक से टूटकर दो ऐसे ही चीजों का निर्माण करना जो आगे ही जाकर के उसी के बराबर हो सके। ठीक है, बायोलॉजिकल में इसका मतलब ये होता है विभाजन का मतलब। ठीक है, मतलब एक टूट करके जो है दो बन जाना, उसके बाद वहां जाकर के फिर जो है उसी के बराबर हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? कोशिका विभाजन कहेंगे। ठीक है, एक से टूटकर जो है दो ऐसी नई चीजों का निर्माण हो जाती है जो आगे जाकर के फिर से जो उसी के बराबर हो जाती है। बायोलॉजिकल में इसी को क्या कहते हैं? हम सेल डिवीजन कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, या जो है रिजनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन ये हो गया। ठीक है, तो कोशिका विभाजन समझ में गया। सबसे धीमा कोशिका विभाजन, फिर से एक बार बात करेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका सबसे धीमा कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिएगा। सबसे धीमा कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन। ठीक है, किसमें होता है? ठीक है, अब उसके बाद कोशिका विभाजन हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब उसके बाद जो कोशिका के जो सभी अंग होते हैं
वो किसमें होते हैं, एक झिल्ली में होते हैं, ठीक है। जो कोशिका के अंग होते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं एक झिल्ली में बंद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका के सभी अंग होते हैं एक झिल्ली में बंद रहते हैं, एक झिल्ली में रहते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कह सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, मतलब काफी नाम दे सकते हैं आप। कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो जो होता है, जो कोशिका के जो सभी अंग रहते हैं झिल्ली में बंद रहते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन देखते हैं पेड़ पौधे में जो दोस्तों क्या होता है, उसमें जो एक एक्स्ट्रा लेयर रहती है, उसमें जो है हम एक एक्स्ट्रा लेयर रहती है, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर दी जाती है। जैसे आप ऐसे देखते होंगे, जैसे जैसे एक्स्ट्रा, जैसे देखिए ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे गर्मी सॉरी ठंडियों में क्या करते हैं हम लोग, ठंडियों में जो है दोस्तों स्वेटर पहन लेते हैं, तो हम लोग को उतना ठंड नहीं लगती है। उसी तरह जो है पेड़ पौधों में क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेयर जो है भगवान ने दे दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, या जो है दोस्तों कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधों में एक्स्ट्रा लेयर जो है दिया रहता है, उसको क्या कहते हैं, हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, या जो है सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, जो है दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। हम लोगों में जो है दोस्तों क्या पाचन होता है, हम लोगों में दोस्तों ग्लूकोज पाचन होता है। और जो जो जानवर रहते हैं, जो गाय भैंस रहती है, इनमें क्या हो जाता है, इनमें जो है ये भी पाचन हो जाता है, यानी कि उनमें क्या पाचन हो जाता है, उसमें जो है दोस्तों सेल्यूलोज का भी पाचन होता है, उसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, पाचन हो जाता है। लेकिन हम लोगों में सिर्फ जो है ग्लूकोज का पाचन होता है, ठीक है। अब उसके बाद समझते हैं दोस्तों, ये होगा कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका के अंदर जो है दोस्तों काफी सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, ओकल्स हो गया, और उसके बाद राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और बीच में हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है दोस्तों। ये जो है कोशिका के अंदर काफी सारे अंग पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। आप समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के विषय, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में हम समझते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों क्या होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, यानी कि ऊर्जा को स्टोर भी करती है, साथ में निर्माण भी करती है, ठीक है। ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या अंदर जो है दोस्तों क्या होता है, एक क्रेब्स नामक साइकिल चलती है, क्रेब्स नामक साइकिल चलती है, ठीक है। क्रेब्स नामक साइकिल चलती है, क्रेब्स नामक साइकिल चलती है, जिससे क्या होता है, 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। और 38 एटीपी के फलस्वरूप जो है हमारा क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों क्रेब्स नामक साइकिल को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्रेब्स नामक साइकिल को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन मिलती है तो क्रेब्स नामक साइकिल चलती है। देखिए दोस्तों, ये साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं होती है, उसके अंदर जो एक ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो इसलिए जो उन्होंने अपने नाम पर रख दिया। आप लोग भी खोज कीजिएगा तो अपने नाम पर रख दीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब मिलता है तो ऑक्सीजन से क्या होता है, क्रेब्स नामक साइकिल चलती है। क्रेब्स नामक साइकिल चलने से क्या होता है, 38 एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी के फलस्वरूप क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है उसके बाद क्या बनती है, हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है उसका दोस्तों परिवहन होना भी जरूरी है। तो परिवहन का काम दोस्तों कौन करता है, गाल्गी बॉडी, यानी दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बना रहा है इसका परिवहन होना भी जरूरी है। तो परिवहन का काम कौन करता है, गाल्गी बॉडी करता है। अब परिवहन क्यों जरूरी है, जैसे मान लीजिए कोई धावक है तो वह दौड़ रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पर जरूरत है, उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है पैर में जरूरत है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा अभी ऊर्जा की जरूरत कहाँ पर है,
हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत अभी जो है हमारी जीभ को है, ठीक है। अगर जो है ऊर्जा हस्तांतरण नहीं होगा तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, फिर कैसे हम और काम कर पाएंगे। इसलिए जो है ऊर्जा का परिवहन होना भी जरूरी है, और परिवहन जो है कौन करता है, तो यहाँ पर जो है कौन करता है, गाल्जी बॉडी करता है। तो परिवहन करने का काम कौन करता है, गाल्जी बॉडी। इसका खुद जो है कैमिलो गाल्जी ने किया था, ठीक है। और उसके बाद ओकर से क्या होता है, ओकर से यानी कि रसधानी, ये क्या होता है, पानी को स्टोर करने के काम करता है। देखिए हमारे शरीर में जो है दोस्तों 65% लगभग जो है पानी पाया जाता है, पानी की मात्रा रहती है हमारे शरीर में। अगर उसमें से 1% भी जो है कमी हो जाती है तो कहते हैं हमें जो है प्यास लग गई, यानी प्यास जो है महसूस होने लगता है कि हमें जो है प्यास लग गई है। अगर जो है दोस्तों 2% या 3% कम हो जाती है तो बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है। अगर 3% कम कम हो जाती है पानी की मात्रा हमारे शरीर में, तो ऐसे कहते नहीं कि गाँव में मतलब एकदम तरास गए हैं पानी पीने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा प्यास जो है हमें लग गई थी, ठीक है। तो जो है 3% जो है अगर कमी हो जाती है तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा जो है प्यास लग जाती है। अगर वहीं पर दोस्तों जो है 5% जो है कमी आ जाती है, और 5 या 7-10% कमी हो जाती है, तो सीधा डिहाइड्रेशन से आदमी जो है चला ही जाता है, यानी कि सीधा मर ही जाता है, ठीक है। तो हो गया व्हाइट कॉल्स हो गया। अब उसके बाद समझते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ये जो है बेसिकली प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और उसके बाद समझते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जैसे लाइसोसोम एक होता है इसमें सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है अभी बताते हैं। देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है, जो दोस्तों क्या करता है, सेंट्रोसोम जो है कोश का विभाजन करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज कट गया हमारे, तो क्या करेगा, वहां पर कोश का विभाजन करके जो है वहां पर नई कोश को उगा करके वह जो है चोट को ठीक करेगा। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोश का विभाजन करता है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम ये होता है जैसे जहां पर अधिक कोशिकाएं बन जाती है, जहां पर अधिक कोशिकाएं बन जाती है, जैसे देखिए कोशिका विभाजन दोस्तों होना ठीक है, ठीक है। लेकिन कोशिका विभाजन जब अधिक से ज्यादा हो जाती है तो वह जो है कैंसर का रूप ले लेती है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं जैसे जहां पर जैसे मान लीजिए कहीं पर हमें चोट लग गई, तो वहां पर जो है 100 कोशिका की जरूरत है, वहां पर 200 बन जाए चलेगा, 300 बन जाए चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर 1 लाख बन जाएगी तो रहेंगी कहां पर, तो क्या होगा, तो वह जो है धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती है। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा थोड़ा मामला रहता है तो लाइसोसोम जो है क्या करता है, मार पे जो है खत्म कर देता है कोशिकाओं को। यानी कि इसको जो है दोस्तों इसलिए जो है आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, अपने आप को फाड़ देता है, जो कि उसके आसपास जो कोशिकाएं रहती है जो है खत्म हो जाती है। तो अगर थोड़ा बहुत रहता है तो लाइसोसोम जो है एडजस्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ये क्या होता है दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, अंतःप्रदब्ध जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रदब्ध जालिका कहते हैं। ये जो दोस्तों 2 टाइप से होता है, एक पहला हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होगा दोस्तों स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है दोस्तों 2 तरीके से होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से का मतलब 2 तरीके से नहीं दोस्तों, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जब जूम करके और देखा गया तो इसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे ऐसे गांठ पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। ये क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन में भी 2 तरीके से, एक हो गया 70S, मतलब प्रोटीन में भी 2 तरीके होता है, एक होता है 70S पाया जाता है, एक होता है 80S। 70S किसमें पाया जाता है, जिसको जो हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, जो छोटे मतलब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जैसे वायरस होते हैं, यानी कोरोना वायरस हो गए, जीवाणु हो गए, तो उसमें जो है 70S पाया जाता है। और हम लोगों में यानी कि जो आंखों से हम देख लेते हैं, दिखाई देते हैं, उसमें जो है क्या पाया जाता है, उसमें कितना क्या पाया जाता है, उसमें जो है दोस्तों 80S पाया जाता है। तो ये हो गया। तो रफ में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है दोस्तों 2 टाइप के, एक तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ ईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है जो छोटे छोटे और डांट पाई जाती है, उसमें देखा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन में भी 2 टाइप हो गए, एक हो गया 70S, एक हो गया 80S। 70S किसमें पाया जाता है, तो वो 70S उसमें पाया जाता है जो कि हमें नग्न आंखों से यानी जो है साधारण आंखों से जो है नहीं देख सकते, उसको जो दोस्तों हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसमें जो है दोस्तों 70S में होता है, उसमें जो है दोस्तों 70S पाया जाता है। और जो 80S किसमें पाया जाता है, मानव में, मानव में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल मानव में पाया जाता है, यानी जो दोस्तों 80S में पाया जाता है, उसमें पाया जाता है जो कि हमें आंखों से दिखाई देते हैं, उसमें जो है दोस्तों 80S पाया जाता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, जो है फैट का निर्माण करता है, यानी दोस्तों वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों, ये वसा का निर्माण करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया।
तो आज के वीडियो में मैंने दोस्तों क्या क्या समझा, इसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज वीडियो में मैंने समझा, हम लोगों ने समझा कि कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, उसके बाद ओवरऑल एक तो बता दिए। उसके बाद मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे लंबी क्या होती है, कोशिका की खोज। उसके बाद मैंने समझा कि जो है दोस्तों उसके बाद दोस्तों समझा कि कोशिका विभाजन क्या होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, गाल्गी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारे सब चीज को समझा, और किसमें कोशिका विभाजन होता है, किसमें नहीं होता है, इसको भी समझा दोस्तों। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, सबसे धीमा कोशिका विभाजन किसमें होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन मैंने आपको बताया, कोशिका विभाजन सबसे धीमा जो है ब्रेन में होता है। ब्रेन में भी जो है दोस्तों, दो टाइप की सेल पाए जाते हैं। पहला होता है न्यूरॉन, जो कि ब्रेन का जो है दोस्तों 90% होता है, और एक दूसरा होता है दोस्तों गिलियन, जो कि 10% होता है ब्रेन का। जो 10% रहता है उसमें जो दोस्तों कोशिका विभाजन होता है। जो 90% होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, और जो 10% होता है उसमें जो दोस्तों उसमें जो है दोस्तों कोशिका विभाजन होता है। उसकी वजह से जो दोस्तों जब उसमें ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें दोस्तों ट्यूमर हो जाता है। आप लोग नहीं सुनेंगे ब्रेन में जो है कैंसर होता है, ब्रेन में क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, सिर्फ जो 10%, सिर्फ उसमें जो दोस्तों 10% रहता है उसी में जो दोस्तों सिर्फ कोशिका विभाजन होता है। बाकी 90% भाग में जो कि न्यूरॉन बना होता है उसमें नहीं होता है। जो 10% ग्लियल का बना होता है उसमें जो दोस्तों कोशिका विभाजन होता है। अगर उसमें जो है अधिक कोशिका विभाजन जब ज्यादा हो जाती है, हद से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाती है, तो वह जो है दोस्तों ट्यूमर को रूप ले लेती है, और ट्यूमर दोस्तों आदमी को खत्म कर देती है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।